स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस ऑनलाइन खाद्य एवं फल संरक्षण की क्लास में, जिसे मैं डिलीवर कर पा रहा हूं अपने यूट्यूब चैनल फूड एंड फ्रूट प्रिजर्वेशन ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से। अतः आप सबसे ये मेरा अनुरोध है कि चाहे जिस माध्यम से आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हों, कृपा कर मेरे यूट्यूब चैनल के पेज पे जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जैसे ही मेरी अगली क्लास मेरे चैनल पे अपलोड हो, उसकी जानकारी तत्काल निर्बाध रूप से आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, याद है? कक्षा 11 की फल खाद्य एवं फल संरक्षण की जो क्लासेस मैं डिलीवर कर रहा हूं, उसमें जो पिछली क्लास मैंने डिलीवर की थी, उसमें मैंने क्या बताया था, बताइए? कुछ याद आ रहा है? मैंने उसमें सूक्ष्म जीवों के बारे में और सूक्ष्म जीवों में फफूंद के बारे में, उसकी वंश वृद्धि के बारे में, उसकी लाभ और हानि के बारे में आपको बताया था। आप पिछली क्लास वाली वीडियो, जो कि मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, क्लास 11th, क्लास 12th फल एवं खाद्य संरक्षण के लिए और क्लास 11th एंड क्लास 12 सामान्य आधारिक के लिए, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में जो हमारा मुद्दा है, जो हमारा टॉपिक है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, वो है जीवाणु, जिसे कि बैक्टीरिया भी कहते हैं। तो आज हम जीवाणुओं के बारे में जानेंगे, उनके वर्गीकरण के बारे में जानेंगे, उनकी वंश वृद्धि के बारे में जानेंगे। तो कुछ सूचनाएं आपकी स्क्रीन पे आ रही हैं, वो इस प्रकार हैं। हम जो अध्याय पढ़ रहे हैं वो है सूक्ष्म जीव, परिचय, वर्गीकरण तथा विस्तृत अध्ययन। इस अध्याय के अंतर्गत हम जीवाणुओं के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो जो जीवाणु होता है ना, वो फल एवं खाद्य परिरक्षण में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इनके एक कोशिकीय होने के कारण इनकी पहचान उनकी कोशिका की बनावट, प्रकृति, आकार और पुंजता के कारण की जाती है। आगे ये जीवाणु क्यों महत्वपूर्ण है, इसकी एक झलक है जो कि अब आपको समझ में आएगी। 1 एकड़ भूमि के ऊपरी वायुमंडल, मतलब कि जो 1 एकड़ जमीन है, उसके ऊपर जो वायुमंडल है, उस वायुमंडल में 35,000 टन नाइट्रोजन स्वतंत्र रूप से पाई जाती है। किंतु इसमें से अल्प मात्रा भी, मतलब थोड़ी सी मात्रा भी, मनुष्य या दूसरे जीव जंतु, यहां तक कि वनस्पतियां भी ले नहीं पाते हैं। तो ऐसे में ये जो जीवाणु है ना, वही हमारे काम आते हैं।
तो आगे बताया जा रहा है कि जीवाणु जो हैं वो स्वतंत्र नाइट्रोजन को वनस्पति के पोषण योग्य रूप में रूपांतरित कर देते हैं और इसमें मुख्य जीवाणु है सहजीवी जीवाणु तथा असहजीवी जीवाणु। अब ये क्या है, इनकी सूचना भी आ चुकी है स्क्रीन पे, देखिए ध्यान से। सहजीवियों में मूल जीवाणु राइजोबियम मुख्य है। यह फलीदार फसलों की जड़ों पर पाए जाते हैं। यह सहजीवी जीवाणु ही स्वतंत्र नाइट्रोजन को उस अवस्था में रूपांतरित कर देते हैं जिस रूप में पेड़ पौधे नाइट्रोजन को ग्रहण कर पाते हैं, और इसके बदले में जो सहजीवी जीवाणु हैं वो पौधों से अपना भोजन भी प्राप्त कर लेते हैं। और असहजीवी जीवाणु जो हैं वो क्या करते हैं, तो असहजीवी जीवाणु भी वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन को पेड़ पौधों के पोषण योग्य बना देते हैं, लेकिन ये बदले में पौधों से कुछ भी प्राप्त नहीं करते। यह भूमि में ही पाए जाते हैं। और इस वर्ग का एक ज्वलंत उदाहरण जो है वो है एजेटोबैक्टर जीवाणु। आगे बढ़ते हैं। जो जीवाणु नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण करते हैं वह नाइट्रोबैक्टीरियाई वर्ग के होते हैं। इसी प्रकार दूध में पाया जाने वाला एक प्रकार का जीवाणु जिसे हम लैक्टिक अम्ल जीवाणु कहते हैं, वह दूध में पाई जाने वाली शर्करा अर्थात कार्बोहाइड्रेट का किण्वन करके अम्ल का निर्माण करते हैं। इस अम्ल को ही लैक्टिक अम्ल कहते हैं। इसीलिए दूध को गर्म करके ठंडा कर उसमें दही का कुछ अंश, जिसको कि हम जामन कहते हैं, मिला देने से दूध से दही तैयार हो जाता है। क्योंकि दही के जामन में लैक्टिक अम्ल जीवाणु भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, अतः दही दूध से अधिक पोषक तत्वों वाला खाद्य पदार्थ होता है। दही क्यों खाना चाहिए, तो दही खाने से हमें कैल्शियम भी मिलता है, अन्य पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, साथ ही साथ मानव के उदर में यानी पेट में पैदा होने वाले परजीवी जीवाणुओं को लैक्टिक अम्ल जीवाणु नष्ट कर देता है। आगे, कृषि भूमि में पाए जाने वाले दो प्रमुख मृत जीवी जीवाणु हैं बैसिलस और सुडोमोनास। साधारणतया यह सभी फल सब्जियों के ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। इसी कारण परिरक्षण से पहले फल सब्जियों को शुद्ध पानी में अच्छी तरह से धोना आवश्यक होता है। अब हम पढ़ेंगे जीवाणुओं की वंश वृद्धि। जीवाणुओं की वंश वृद्धि कैसे होती है, सूचना आपकी स्क्रीन पे आ चुकी है कि कोष विभाजन द्वारा जीवाणुओं की वंश वृद्धि संभव हो पाती है। एक जीवाणु संपूर्ण वृद्धि प्राप्त होते ही ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह दो कोशिकीय हो, लेकिन वह ऐसा होता नहीं है। इस अवस्था को प्राप्त होते ही जीवाणु जो है ना वो दो भागों में विभाजित हो जाते हैं तथा प्रत्येक भाग अलग अलग जीवाणुओं के रूप में अपना कार्य प्रारंभ कर देते हैं। इसी प्रकार एक जीवाणु दो जीवाणुओं में, दो जीवाणु चार जीवाणुओं में और चार जीवाणु जो हैं वो 8 जीवाणुओं के क्रम में वंश वृद्धि करते हैं। मतलब कि यहाँ पे कंपाउंडेड फॉर्म में, चक्रवृद्धि फॉर्म में, ये चक्रवृद्धि जो है ये कॉमर्स का शब्द है, तो कम चक्रवृद्धि
के रूप में, मतलब 2 है तो वो सीधे 4, 4 है तो वो 8, और 8 16, 16 जो है वो 32। इस क्रम में जीवाणु अपनी वंश वृद्धि करते हैं। लेकिन इस वृद्धि के लिए जीवाणुओं को 24 डिग्री से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापमान की आवश्यकता होती है। न्यूनतम न्यूनतम ताप या हिमीकरण अवस्था में रखे हुए खाद्य पदार्थ में यदि यह जीवाणु विद्यमान हो तो वह नष्ट नहीं होते हैं, बल्कि प्रतिकूल परिस्थितियों में बीजाणु के रूप में निष्क्रिय हो जाते हैं। पर अनुकूल अवस्था आते ही वह पुनः सक्रिय हो जाते हैं, और इसी कारण जीवाणुओं को खाद्य पदार्थ को खराब करने वाले मुख्य, मैं जोर दे रहा हूं, मुख्य सूक्ष्म जीवों में गिना जाता है, तथा परिरक्षण विज्ञान एवं परिरक्षण व्यवसाय में इसी कारण से इनका मुख्य रूप से विशेष ध्यान रखा जाता है। अगला बिंदु, अब हम विभिन्न प्रकार के जीवाणु जो खाद्य परिरक्षण में जिनका विशेष महत्व है, उनके उनका संक्षिप्त विवरण प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। पहला जो है वो है कोलोस्ट्रिडियम बाटुलिनम, बड़ा ही महत्वपूर्ण जीवाणु हमारे इस खाद्य परिरक्षण विज्ञान की दृष्टिकोण से। क्या है ये? तो यह पूर्तिकारी अवायु जीव है। अवायु जीव मतलब जहां वायु नहीं है वहां पर भी ये जीवित रह सकता है, और जहां ये, मैंने आपको पिछली क्लास जो कि सूक्ष्म जीव की क्लास जब मैं शुरू कर रहा था तो उसमें मैंने ये वर्गीकरण बताया है कि अवायु, वायु जीव, अवायु जीव और वैकल्पिक अवायु जीव, ये 3 वर्गीकरण हैं। उसमें से एक यह जो है कोलोस्ट्रिडियम बाटुलिनम, यह अवायु जीव है जो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी कम तापक्रम पर जीवित रहता है। यह नुकसानदायक जीवाणुओं में स्वास्थ्य की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। यह भूमि में सर्वत्र पाया जाता है तथा खाद्य पदार्थों में मिश्रित होकर अपनी क्रियाओं के द्वारा जीव विष उत्पन्न करता है, जिनको या जिसको खाने से मृत्यु तक हो जाती है। इसकी क्रियाओं से प्रभावित खाद्य पदार्थ सड़े हुए मक्खन जैसी दुर्गंध देने लगते हैं, और यह अम्ल रहित डिब्बाबंद सब्जियों जैसे कि मटर आदि में बड़ी ही सरलता से उत्पन्न हो जाता है। अगला जीवाणु है कोलोस्ट्रिडियम स्पोरोजीन्स। तो यह जीवाणु कोलोस्ट्रिडियम बाटुलिनम के समान ही होता है, किंतु जीव विष उत्पन्न नहीं करता और सड़े मक्खन जैसी गंध तथा गैस अधिक उत्पन्न करता है। इसके बीजाणु जो है ना वो ताप प्रतिरोधी होते हैं, और कम उम्र वाली डिब्बाबंद सब्जियां इस जीवाणु द्वारा शीघ्र प्रभावित होती हैं। यह 240 डिग्री फ़ारेनहाइट पर नष्ट हो जाता है। अगला कोलोस्ट्रिडियम पास्चोरियनम, यह अम्ल प्रतिरोधी तथा गैस उत्पन्न करने वाला अवायु जीव है जो कि डिब्बाबंद टमाटर व टमाटर के रस को खराब करता है। अब है तापरागी जीवाणु। यह क्या है भाई? तो इस श्रेणी के जो जीवाणु हैं वो ताप प्रतिरोधी बीजाणु उत्पन्न करते हैं, जो कि कभी-कभी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 30 घंटे गर्म करने पर भी नष्ट नहीं होते हैं, तथा 250 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 1 घंटे तक जीवित रह सकते हैं। अधिक अम्ल के माध्यम में इनकी वृद्धि रुक जाती है। इसकी एक किस्म बैसिलस
थर्मो एसिडुरेंस टमाटर के रस में भी शीघ्रता से वृद्धि करते हैं। प्रत्येक तापरागी जीवाणु डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों में खट्टी महक या फ्लैट सावर और वायु उत्पन्न करते हैं, जिससे कि डिब्बे फूल जाते हैं। इनकी कुछ किस्में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस भी उत्पन्न करती है। यह अधिकांशतः कैनिंग उद्योगशाला में, मतलब डिब्बा बंदी वाली उद्योगशाला के गर्म स्थानों जैसे कि गर्म पानी की टंकी, ब्राइन जो कि नमक का घोल होता है, वह अन्य स्थान जहां उचित ताप होता है पाए जाते हैं। अगला जीवाणु है बैसिलस क्वागुलेंस। ये क्या है? तो जीवाणुओं की यह नस्ल मिसोफिलिक विकल्प वायुजीव, विकल्प वायुजीव मतलब ऐसे जीवाणु जो कि हवा और जहां हवा नहीं है वहां हर जगह पाए जाए, तो यह विकल्पी वायुजीव की किस्म मानी जाती है, किंतु यह 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी वृद्धि करती है। इसको खराब हुए डिब्बाबंद गोभी में पाया जाता है। यह अम्ल पैदा करते हैं, जिससे कि डिब्बा फूल जाता है। इस जीवाणु के बढ़ने की जो पीएच सीमा है, अभी हम पीएच को भी पढ़ेंगे आगे, तो ये जो पीएच सीमा है ये 6 से 8 है इस जीवाणुओं के वृद्धि करने की। इसकी अन्य किस्में जैसे बैसिलस पॉलीमिक्सा तथा बैसिलस सबटिलिस भी खराब हुए डिब्बाबंद मटर तथा फूलगोभी में पाई जाती है या पाई गई। अगला जो जीवाणु है वो है बैक्टीरियम एसिटाई। तो मदिरा को खराब करने वाला यह जीवाणु है, किंतु सिरका तैयार करने के लिए यह अनिवार्य जीवाणु है। इसके बिना सिरका तैयार नहीं होगा। यह अति सूक्ष्म छड़नुमा, अधिकांशतः अचल और बीजाणु न बनाने वाला जीवाणु है। यह 65 डिग्री सेंटीग्रेड पर नष्ट हो जाता है। यह डिब्बाबंद परिरक्षित पदार्थों के लिए नुकसानदायक नहीं होता है, किंतु ताजी अंजीर में खटास पैदा कर देता है। अब अगला जो जीवाणु है वो है लैक्टोबैसिली। यह क्या है? तो यह जीवाणुओं का विषमांगी समूह है जो विभिन्न प्रकार के कार्बोहाइड्रेट को लैक्टिक एसिड में परिवर्तित करता है। इसकी कार्य क्षमता 50 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर अधिक होती है। इसकी एक किस्म लैक्टोबैसिलस प्लैंटारम जो विभिन्न प्रकार के अचारों में पाई जाती है, अत्यंत ही उपयोगी है। फल तथा सब्जियों से अचार और दूध से दही तैयार करने में इन जीवाणुओं की उपयोगिता है। तो हमने इस क्लास में जीवाणुओं के बारे में पढ़ा। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा बताई गई बातें आपको समझ में आई होंगी। अब आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। जल्द ही मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखिए और मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। ऐसा करने से आप तक मेरे चैनल पे अपलोड होने वाले क्लासेस की सूचना यथाशीघ्र और निर्बाध रूप से पहुंच पाएगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद।